हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यायावर साम्राज्य भाग 3 के अंतर्गत चंगेज खान एक महान साम्राज्य निर्माता। चंगेज खान को एक महान प्रशासक या महान साम्राज्य निर्माता क्यों कहा जाता है? देखिए, चंगेज खान, जिसको कि समुद्र खान या महान खान की उपाधि जो मंगोल सरदारों की परिषद थी किरिलताई, उसने 1206 ईस्वी में दी। चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां थी वो निस्संदेह बहुत विस्मयकारी थी, अद्भुत थी। लगातार सैनिक सफलताएं प्राप्त करना, एक सामान्य सदस्य से लेकर के एक प्रशासक तक का उसका सफर, ये एक अद्भुत घटना थी। उस व्यक्ति के अंदर जो अपने व्यक्तिगत गुण थे, उन गुणों की वजह से जो उसने एक ऐसे बड़े साम्राज्य की आधारशिला रखी, लगातार सही सफलताएं प्राप्त की, इन सभी विशेषताओं की वजह से उसको इतिहासकारों ने महान खान या महान साम्राज्य निर्माता के रूप में उसको इतिहास की पुस्तकों में स्थान दिया गया। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे गुण थे। नंबर 1, योग्य प्रशासक व नेतृत्वकर्ता। चंगेज खान एक बहुत कुशल प्रशासक और एक श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता था। उसने मंगोलिया में जो कबीले थे, कैराइट, उइगुर, तातार, ताइजुत, इन सभी कबीलों को उसने एकजुट किया और उन कबीलों को एकजुट करके उसने सरदारों की एक काउंसिल बनाई, किरिलताई, और इन कबीलों को एक शक्ति के रूप में संगठित कर दिया। और वो कबीले जब संगठित हो गए तो मंगोल साम्राज्य के निर्माण में उनकी एक सकारात्मक भूमिका रही। तो इसके अंदर एक श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता का गुण था। कैराइट, उइगुर, तातार, ताइजुत, इन सभी कबीलों को उसने एकजुट किया। मानचित्र देखिए, मंगोलिया का आपके सामने है, जहां से इसके साम्राज्य की शुरुआत हुई। और उसके बाद वो साम्राज्य देखिए जो इसने स्थापित किया, दूर तक फैला हुआ, कैस्पियन सागर के पार तक, पैक्स मंगोलिका, इतना बड़ा साम्राज्य। तो इन सभी कबीले के लोगों को एकजुट करना, उनको संगठित करना और उनको साम्राज्य के निर्माण में शामिल कर लेना, ये इसका करिश्माई व्यक्तित्व था। और इस कार्य में उसने अपने जो शत्रु कबीले थे, उन कबीलों को भी स्थान दिया बिना किसी भेदभाव के। तातार जो उसका शत्रु कबीला था, उसके पिता का हत्यारा कबीला था, लेकिन उसको भी उसने प्रशासन में स्थान दिया। सरदार चंगेज खान की एक बड़ी विलक्षण बात थी, वो अपने शत्रुओं को भी अपने सेना में अच्छे पदों पर उसने नियुक्ति दी, अच्छे पद प्रदान किए, जिससे कि उनका विश्वास अर्जित कर सके। एक घटना थी 1201 में, ताइजुत कबीले के खिलाफ चंगेज खां युद्ध कर रहा था और उस युद्ध में चंगेज खां एक सैनिक के बाणों से घायल हो गया। ताइजुत कबीला पराजित हो गया। पराजित होने के बाद जब शत्रु सैनिक गिरफ्तार किए गए तो चंगेज खां ने उन शत्रु सैनिकों से पूछा कि किसके बाण से मैं घायल हुआ हूं, वो कौन ऐसा सैनिक था। तो एक सैनिक बहुत साहस करके बाहर आया और उस सैनिक ने कहा कि मैंने आप पर
धनुष से प्रहार किया और मेरे बाणों से आप घायल हुए। चंगेज खान ने उस सैनिक का नाम पूछा। उस सैनिक ने बतलाया कि मेरा नाम सबूताई है। चंगेज खान उसकी निडरता से बहुत प्रभावित हुआ, उसकी बहादुरी से भी प्रभावित था। उसे चंगेज खां जैसे योग धनुर्धर को, योग सेना नायक को घायल कर दिया, तो सबूताई को उसने जेबे की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है एरो। धनुष और तीर उस समय युद्ध के मुख्य हथियार थे, और उसने तीर से चंगेज खां को घायल किया था, तो उसको जेबे, मंगोल भाषा में जेबे का अर्थ होता है, मंगोल भाषा में जेबे का अर्थ होता है तीर, तो उसको जेबे की उपाधि दी और उसको अपनी सेना में अच्छे पद पर, कमांडर के पद पर रखा। तो सेबुताई को जेबे की टाइटल दी गई और उसको कमांडर रखा गया। तो चंगेज खां का एक सैनिक गुण था, एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता, अच्छे योग्य व्यक्ति की पहचान, शत्रु होने के बावजूद भी उसको समानता का दर्जा, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको श्रेष्ठ पद प्रदान करना, और इस गुण ने उसको एक अच्छा नेतृत्वकर्ता और अच्छा प्रशासक बनने में मदद की। नंबर 2, चंगेज खां ने मंगोलों में चली आ रही कबीले और कुल के आधार पर जो सैन्य संगठन था, इसको उसने बदल दिया। मंगोलों में सेना का गठन कुल और कबीले के आधार पर होता था। हर कबीले की अपनी सेना होती थी, हर कबीले का जो अपना मुखिया होता था वो सेना का प्रधान होता था, और इस प्रकार एक मिश्रित सेना युद्ध करती थी। चंगेज खां ने इसको बदल दिया। चंगेज खां ने स्थायी सेना रखी। सेना का गठन स्थायी और दशमलव आधार पर, सेना का गठन वैज्ञानिक तरीके से दशमलव आधार पर किया गया। 10, उसके बाद 100, 1000 और 10,000। सेना का गठन इन सैनिकों की संख्या के आधार पर किया गया, जो दशमलव आधार पर था। 10 सैनिकों के ऊपर अधिकारी, फिर 100 सैनिकों के ऊपर, 1000 सैनिकों के ऊपर, 10,000 सैनिकों के ऊपर। 10,000 सैनिकों के ऊपर जो अधिकारी होता था, जो कमांडर होता था, उसको तुमुन कहते थे। ओके, तो सेना का संगठन सिस्टमेटिक तरीके से किया गया और दशमलव आधार पर सैनिकों की नियुक्ति और उनके अधिकारियों की नियुक्ति, जिससे सेना का भली प्रकार से नियंत्रण किया जा सके, और श्रेष्ठ धनुर्धर, अच्छे घुड़सवार रखे गए, जिससे कि सेना में गति आ सके। ओके, तो अच्छी सेना का गठन, जो उसके एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, इसका गुण था। उसने एक अच्छी सेना बनाई, सेना को वेल इक्विप किया, ऐसे लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स रखे, नेता बमों का प्रयोग किया गया, सैनिकों को प्रशिक्षण अच्छे से दिया गया, अच्छी घेराबंदी, अच्छी वार टैक्टिक्स उनको सिखाई गई, जिससे कि उनको सफलता मिले। नंबर 3, वो एक ऐसा शासक था जिसने कि कठोर अनुशासन, एक प्रशासक के रूप में उसने कठोर अनुशासन की नीति अपनाई। चंगेज खां अपने भाई जम्मू का, जो उसका सगा भाई था, जब उसने विद्रोह किया तो उसको भी उसने पराजित किया। उसका चाचा ओंग खान, जो उसका मित्र भी था और उसको सैनिक सफलता में सहयोग भी करने वाला था, लेकिन उसने ओंग खान को भी पराजित किया। तो चंगेज खान एक ऐसा शासक था जिसने अपने चाचा, अपने भाई, अपने निकट संबंधियों को भी
अगर उन्होंने अनुशासनहीनता की तो उसका उसने दंड दिया, चाहे वो जमोका हो या स्वयं ओंग खान हो। 1203 में ओंग खान को, 1206 में उसने जमोका को पराजित किया। सेना में कठोर अनुशासन। इसी प्रकार उसके अपने दैनिक जीवन में भी अगर शत्रु आसानी से उसके सामने सरेंडर कर देते थे, आत्मसमर्पण कर देते थे, उसको अपना शासक मान लेते थे, कोई बात नहीं। और अगर शत्रु ने मंगोल सेना या मंगोल किसी राजकुमार के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया तो उसका वो पूरा प्रतिशोध लेता था। मैंने इससे पूर्व के वीडियो में आपसे चर्चा किया था, जब निसापुर में राजकुमार की हत्या कर दी गई तो उसने निसापुर शहर को खंडहर में बदल देने का आदेश दे दिया, तो वो पूरा प्रतिशोध लेता था। सैनिकों में कठोर अनुशासन, अपने दैनिक जीवन में कठोर अनुशासन, इस प्रकार एक अनुशासित सैनिक के रूप में हो रहा। अनुशासन उसके जीवन का एक बड़ा आदर्श था जिसने उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित करने में मदद की। नंबर 4, पुरस्कृत करने की नीति। एक अच्छे शासक का यह गुण होता है कि अगर उसका कोई सबॉर्डिनेट, कोई उसका सैनिक कमांडर यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहित करे, उसका मनोबल बढ़ाए। तो चंगेज खां के अंदर एक अच्छे शासक का ये भी गुण था कि वो अपने लिए, मंगोल साम्राज्य के लिए विजय प्राप्त करने में सहायता देने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करता था, पुरस्कृत करता था और उनको एक विशेष उपाधि आंडा, आंडा कहते हैं भाई को, सगे भाई को आंडा कह करके सम्मानित करता था। तो अच्छे काम का रिवार्ड भी चंगेज खां देता था और ऐसे सैनिकों को जिन्होंने मंगोल साम्राज्य के लिए कुछ विशेष किया है उनको पब्लिकली सम्मानित करता था, आंडा की उपाधि देता था, बड़े पद प्रदान करता था। इससे जो बड़े बड़े सैनिक कमांडर थे वो मंगोल सेना के लिए, मंगोल साम्राज्य के लिए, चंगेज खान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। तो उसकी पुरस्कृत करने की जो नीति थी उसने सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा रखा और यही कारण था कि वो लोग एक के बाद एक निरंतर विजय प्राप्त करते गए। चंगेज खान ने केवल विजय ही नहीं प्राप्त की, उसको प्रशासन स्थापित करने का भी ज्ञान था। उसने जीते गए क्षेत्रों को व्यवस्थित भी किया। उलूसों का गठन। चंगेज खान ने जीते गए क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया जिनको कि उलूस कहते थे और प्रत्येक उलूस की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को विभाजित करके दे दी। जैसे जोची को रूस का स्टेपी क्षेत्र दे दिया गया, चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र, पामीर के पहाड़ वाला जो भाग है वो दे दिया गया। ओगोदई चूँकि वो उत्तराधिकारी था तो उसको कराकोरम राजधानी और उसके आसपास का इलाका, और चीन सहित जो मंगोलिया का क्षेत्र था वो तोलई को दिया गया। तो उलूसों का गठन किया गया और उलूसों में सेना भी रखी गई जिसको कि नोयान कहा गया था। तो नोयान जो सैनिक कमांडरों के अधीन सेना होती थी प्रत्येक उलूस में रखी गई, जिससे प्रत्येक उलूस की व्यवस्था अच्छी प्रकार से, जिससे प्रत्येक उलूस की व्यवस्था अच्छे प्रकार से संचालित की जा सके। तो जितनी महत्वपूर्ण विजय थी उतना ही महत्वपूर्ण था जीते गए क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्थित करना। ओके, तो इस गुण ने उसको एक अच्छा प्रशासक बनाने में मदद की। नेक्स्ट, हरकारा पद्धति का प्रचलन।
चंगेज खान ने जब एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया तो किसी भी साम्राज्य या किसी भी शासक की सफलता इस बात पर निश्चित होती है कि साम्राज्य की प्रत्येक क्षेत्र की खबरें, समाचार उस तक पहुंचते रहें समय से, और जिससे कि व्यवस्था स्थापित करने में आसानी हो। चंगेज खान ने अपने विस्तृत साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का समाचार उस तक मिलता रहे, इसके लिए उसने हरकारा पद्धति या याम का विकास किया। विस्तृत साम्राज्य के कोने कोने से जो संदेशवाहक थे वो घोड़ों से, जिस व्यवस्था को याम कहा गया था, ऐसे घुड़सवार राजधानी तक संदेश पहुंचाते थे। यदि किसी क्षेत्र में विद्रोह हो, किसी अशांति हो, तो इसकी सूचना राजधानी तक समय रहते मिल जाती थी। और इसके लिए ऐसे घुड़सवार संदेशवाहक रखे गए जो साम्राज्य में थोड़ी थोड़ी दूर पर रखे गए थे। जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में एक व्यक्ति पूरी रेस को पूरा नहीं करता, बल्कि 4 लोग मिलकर के उसको पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार एक संदेशवाहक अगले संदेशवाहक तक, अगला संदेशवाहक अगले संदेशवाहक तक सूचना पहुंचाता था, और इस प्रकार राज्य के कोने कोने से बहुत तेजी से समाचार राजधानी तक पहुंचते थे। इस व्यवस्था को याम कहा गया था। तो संचार की एक अद्भुत प्रणाली उसने उस समय 13वीं शताब्दी में विकसित कर ली, जिससे कि राजधानी तक समय से साम्राज्य के समाचार पहुंचते रहे। और जो ये घोड़े थे, इन घोड़ों की व्यवस्था उसने उन यायावर पशुपालकों से, जो यायावर पशुपालक थे, उन पशुपालकों से उनके पशुओं का 10% घोड़े के रूप में लिया। जो ये संदेशवाहक घोड़े का प्रयोग करते थे, इन घोड़ों की व्यवस्था कैसे की गई? पशुपालकों से कहा गया कि वो अपने पशुधन का 10% घोड़े के रूप में दें, और उन घोड़ों को संदेशवाहकों को दिया गया। इस परंपरा को कहते थे कुवकुर। कुवकुर, इस व्यवस्था को कुवकुर प्रथा कहा गया। और इस प्रकार से पूरे साम्राज्य के समाचार राजधानी तक पहुंचते रहते थे। तो ये उसकी एक नई प्रणाली थी जो उसने संचार के क्षेत्र में विकसित की। नेक्स्ट, व्यापार का विकास। चंगेज खान इस बात को अच्छी तरह से समझता था, किसी भी साम्राज्य की जो आर्थिक प्रगति है साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करती है। तो जो मंगोलिया और उसके आसपास का इलाका था, वो क्षेत्र ऐसा था जहां खेतियां तो हो नहीं सकती थी। पशुपालक और यायावर जीवन वहां के लोगों का था। उस स्टेपी क्षेत्र से व्यापार के विकास की जो संभावनाएं थी, उसके उसने तलाश की। उसने मानचित्र देखें, एक बड़े साम्राज्य का जो निर्माण किया, उससे ये लाभ हुआ कि जो रेशम मार्ग यूरोप से मध्य एशिया होते हुए चीन तक जाता था, अब वो चीन तक नहीं बल्कि काराकोरम तक जाने लगा। और इस तरह पैक्स मंगोलिका, इसका विकास हुआ। काराकोरम से, चीन से व्यापारिक मार्ग से रेशम और व्यापारिक वस्तुएं यूरोप तक जाने लगी, और इस तरह से व्यापार का विकास मंगोलिया तक हो गया। पैक्स मंगोलिका के कारण मंगोलिया से लेकर के यूरोप तक सिल्क मार्ग पर विकास अपने चरम पर पहुंचा। इसके समय में विकास अपने चरम पर था, और जो व्यापारी आते थे, जो व्यापार करने व्यापारी आते थे, यात्री आते थे, उनको एक विशेष कर देना पड़ता था, जिसको कि बाज कहते थे। बाज नाम का कर व्यापारियों को देना पड़ता था, जो राज्य की आमदनी का एक स्रोत था। अच्छा, व्यापारी कर देते थे, तो इन व्यापारियों को सुविधा क्या प्रदान किया? देखिए, ये होता है प्रशासक का गुण।
व्यापारियों को आप सुविधा देंगे तो व्यापार का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा तो राज्य को आमदनी होगी। ओके, तो उसने इन व्यापारियों को फारसी भाषा में उसे कहते हैं पैजा और मंगोल भाषा में उसे कहा गया जरेज। पैजा या जरेज यात्रियों को पास दिया जाता था, एक प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता था और उस सर्टिफिकेट के द्वारा व्यापारी आसानी से व्यापार कर सकते थे, कोई भी आ जा सकता था। उन व्यापारियों के सामान की और उनकी सुरक्षा होती थी। तो व्यापारियों को पैजा या जरेज देकर के उनको सुरक्षा प्रदान की गई और उसके बदले उनसे बाज नाम का कर लिया गया। व्यापारियों को भी आसानी थी और साम्राज्य की आमदनी बढ़ गई। तो इस प्रकार उसने व्यापार का जो विकास किया, इससे साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ। यह उसके एक योग्य प्रशासक का गुण था। नेक्स्ट, सभी को प्रशासन में स्थान। चंगेज खां ने मंगोल प्रशासन में योग्यता और समानता का सिद्धांत अपनाया, क्योंकि उसका साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, इतना बड़ा साम्राज्य जो बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी लोग थे, उन सभी को समानता और योग्यता के आधार पर स्थान दिया गया। ओके, उसने कोई भी व्यक्ति जो योग्य था उसको श्रेष्ठ पदों पर उसने नियुक्ति की। उसने कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया, चाहे उसका शत्रु कबीला ही क्यों ना हो। मैंने बतलाया था कि जो सबुताई था जिसने उसको स्वयं घायल किया था, उसको कमांडर का पद दिया। तातार उसका शत्रु कबीला था लेकिन उसको संगठित करके सेना में स्थान दिया। तो चंगेज खां ने इन अपने शत्रु कबीले के लोगों को, विरोधी लोगों को भी अच्छे पदों पर नियुक्त देकर के उनका विश्वास इसने अर्जित कर लिया। समानता और योग्यता के आधार पर स्थान देकर के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ उसने साम्राज्य के निर्माण में सहयोग देने के लिए एक सूत्रबद्ध कर दिया। ये उसकी बड़ी विशेषता थी, जो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, एक अच्छे शासक का गुण होता है। ओके, चंगेज खां को एक महान खान बनाने में जो कारण थे, इन कारणों ने ही उनको एक महान खान बनाया। चंगेज खां के कुछ और ऐसे गुण थे जो उसकी दूरदर्शी सोच के परिचायक हैं। वो बहुत दूरदर्शी भी था। नंबर 9, एक दूरदर्शी शासक। चंगेज खां इस बात को जानता था कि इतना बड़ा साम्राज्य जो उसने खड़ा किया है, इस साम्राज्य की सुरक्षा भी जरूरी है, और इसीलिए उसने अपने जीवन काल में ही किरिलताई के माध्यम से पूरे साम्राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में, उलूसों में बांट करके अपने पुत्रों को सौंप दिया था और ओगोदेई को अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया था, जिससे कि उसकी मृत्यु के बाद पुत्रों में राज्य को लेकर के संघर्ष ना हो। प्रशासक की नियुक्ति अपने जीवन काल में ही रख दी, उत्तराधिकारी स्वयं बना दिया और किरिलताई से उसकी अनुमति भी ले ली। तो इस प्रकार ये उसके दूरदर्शी सोच का परिचायक था। उसने राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उसने एक आचार संहिता बनाई जिसको यास या यासाक कहा जाता है। ये विधि संहिता कानून संहिता थी जो मंगोल परंपराओं के आधार पर बनाई गई थी। मंगोलों में जो सामाजिक नियम थे
उन नियमों की जो संहिता थी वो पहले लिखित नहीं थी। चंगेज खां के समय में जो मंगोल परंपराएं थी उनके आधार पर सामाजिक और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो कानून बनाए गए उसको यास या यासाक कहते हैं। तो इसके समय में संहिता का निर्माण भी किया गया, कानून का निर्माण भी किया गया। नेक्स्ट, इसके समय में प्रशासन को अच्छे प्रकार से चलाया जा सके, प्रशासन पारदर्शी रहे, प्रशासन स्पष्ट सोच वाला हो, ईमानदार प्रशासन हो, इसके लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति बहुत अच्छे प्रकार से की। आप समझ सकते हैं, जैसे आज सरकारी सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति दूर के क्षेत्रों में होती है, उनके जन्मस्थान या घर के पास नहीं होती, जिससे कि वो किसी प्रकार का पक्षपात अपने स्वजनों के साथ, अपने जानने वालों के साथ न कर सके। इस चीज को उसने 13वीं शताब्दी में जो ईरान तक का जो क्षेत्र था, ईरान के लोगों को चीन और मंगोलिया में, मंगोल और चीन के लोगों को, मंगोलिया और चीन के लोगों को उसने तुरान और ईरान के क्षेत्रों में नियुक्ति दी। अधिकारियों का स्थानांतरण करता था। जो नागरिक प्रशासन से जुड़े हुए पद थे, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पद थे, उन पदों पर नियुक्त स्थानीय लोगों की नहीं होती थी और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण समय समय पर होता रहता था। ये उसकी बहुत दूरदर्शी सोच थी, जिसने उसे एक योग्य प्रशासक के रूप में, महान साम्राज्य निर्माता के रूप में स्थापित किया। चंगेज खान के बाद जो ये उलूस स्थापित किए गए थे, 13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे ये व्यक्तिगत साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गए। जोची ने जो रूस का स्टेपीज क्षेत्र था उसे गोल्डन होर्ड के रूप में स्थापित कर दिया। चगताई ने तुरान के स्टेपीज क्षेत्र को अपने व्यक्तिगत साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया और इसी प्रकार तोलोई ने ईवान या इल्खानी वंश की स्थापना चीन में कर दी। आइए इसको देख लीजिए मानचित्र में। गोल्डन हॉर्ड का खानेत, रूस का स्टेपी क्षेत्र, चीन का वो क्षेत्र जो इल्खानी वंश है, और चगताई और उनके वंशजों का तुरान का क्षेत्र। तो इस प्रकार जो ये उलूस थे धीरे धीरे व्यक्तिगत साम्राज्य में बदल गए। तो मित्रों, इन सभी गुणों पर हमने चर्चा कर ली जो चंगेज खां को एक महान शासक के रूप में स्थापित करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।